नमस्कार, खबरें अब तक में मैं पवन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं साल 2025 की वो सभी बड़ी खबरें जिन्होंने देश और दुनिया में हलचल मचा दी। जी हां, आज की खास खबरों में हम बात करेंगे साल 2025 में राजनीति, कूटनीति और कानून में हुई बड़ी घटनाओं की, कांग्रेस पार्टी में नई हलचल की और उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी और मंत्रिमंडल विस्तार की। साथ ही अंत में बात करेंगे नए साल के संकल्प की। लेकिन इन तमाम बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। इंदौर में दूषित पानी के कहर से 8 की मौत, 100 से ज्यादा अस्पताल में भर्ती। ढाका में तारिक रहमान से मिले विदेश मंत्री जयशंकर, पीएम मोदी का शोक संदेश सौंपा। अयोध्या राम मंदिर की दूसरी वर्षगांठ आज, अमित शाह और सीएम योगी ने दी देशवासियों को बधाई। हड़ताल के बीच जोमैटो, स्विगी का बड़ा ऐलान, गिग वर्कर्स के बड़ा इंसेंटिव। भगवान राम के बाद माता जानकी का भी बनेगा भव्य मंदिर, अयोध्या में बोले राजनाथ सिंह। सऊदी अरब के हवाई हमले के बाद यूएई का बड़ा फैसला, यमन से पूरी तरह हटने का किया ऐलान। दिल्ली में घने कोहरे के कारण 148 फ्लाइट रद्द, ट्रेन सेवाएं हुई प्रभावित। ईडी की दिल्ली में छापामारी, 5 करोड़ 12 लाख रुपए कैश जब्त। साल के आखिरी दिन सोना फिसला, चांदी भी आई गिरावट, 1,36,340 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ गोल्ड। सेंसेक्स 545 अंक चढ़कर 85,220 पर हुआ बंद, निफ्टी 190 अंक घटकर 26,129 पर पहुंचा। हेडलाइंस के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है खबरें अब तक में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करते हैं आज के खास मुद्दे के बारे में। साल 2025 आज खत्म हो रहा है, लेकिन इस साल की राजनीति, कूटनीति और कानून की घटनाओं ने देश को हिलाकर रख दिया। देश के हर कोने में विवाद और बहस रही और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की स्थिति गर्म रही। सबसे बड़ी चर्चा रही ऑपरेशन सिंदूर। जी हां, पाकिस्तान में आतंकवाद के ठिकानों पर की गई भारत की सर्जिकल स्ट्राइक, जिसने न सिर्फ देश के अंदर बल्कि दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ी। इस साल उपराष्ट्रपति का अचानक इस्तीफा, वोटर लिस्ट पर एसआईआर, विधानसभा चुनाव, वक्फ कानून में बदलाव और न्यायपालिका की उठती गिरती घटनाओं ने राजनीति का पूरा रंग ही बदल दिया। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं इस साल की बड़ी घटनाओं को। आपको बता दें, साल 2025 के सबसे चर्चित घटना रही ऑपरेशन सिंदूर, जो 22 अप्रैल को शुरू हुआ। यह हमला जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के जवाब में दिया गया था। इस हमले में लश्कर से जुड़े आतंकवादी टीआरएफ ने निर्दोष सैलानियों की हत्या की थी। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान में बने कई आतंकवादी संगठनों और उनके ठिकानों को निशाना बनाया गया। 125 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 6 और 7 फरवरी की रात ऑपरेशन शुरू हुआ और बाद में पाकिस्तान के साथ बातचीत के बाद सीज फायर लागू किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीच बचाव का दावा किया, लेकिन भारत सरकार ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। इसके बाद देश में राजनीतिक हलचल बढ़ गई। विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी और सरकार पर सवाल उठाए और विशेष सत्र बुलाने की मांग की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार ने विदेशों में प्रतिनिधि मंडल भेजा ताकि भारत का पक्ष समझाया जा सके। इस दौरान सत्ता और विपक्ष में जोरदार टकराव हुआ। कांग्रेस के शशि थरूर सरकार के पक्ष में खड़े दिखे, जबकि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस शुरुआत में हमलावर थी, लेकिन बाद में सरकार के साथ हो गई। सरकार ने साफ कहा कि ऑपरेशन सिर्फ होल्ड किया गया है, खत्म नहीं हुआ है। वहीं राजनीतिक तौर पर भी साल 2025 काफी खास रहा। जी हां, इस साल देश में 2 प्रमुख चुनाव हुए, जिसने देश की राजनीति को बड़ा मोड़ दिया और विपक्ष को बड़ा झटका भी। वो चुनाव थे बिहार और दिल्ली में, जहां बिहार में नीतीश कुमार की वापसी हुई, लेकिन विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ 25 सीटों पर सिमट गया। तेजस्वी यादव की आरजेडी को नेता प्रतिपक्ष बनने लायक भी सीटें नहीं मिली। वहीं दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हुई। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को हराकर दिल्ली की सत्ता पर कब्जा किया और रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे बड़े नेता हार गए। इतना ही नहीं,
चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के एसआईआर को लेकर भी विवाद गर्म रहा। बिहार और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया जारी रही। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने लंबी वोटर अधिकार यात्राएं की, लेकिन फायदा नहीं हुआ। वहीं अपनी हार को छिपाने के लिए विपक्ष ने वोट चोरी के मुद्दे को काफी जोर शोर से उठाया और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ चुनाव आयोग पर भी कई गंभीर आरोप लगाए, लेकिन उनका ये फंडा भी काम नहीं आया। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप के दावों के खिलाफ भारत ने साफ किया कि उनकी दखलंदाजी स्वीकार नहीं है। इसके बावजूद 27 अगस्त से अमेरिका ने भारत पर टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया। इसका कारण रूसी तेल आयात बताया गया, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था को इसका कोई खास नुकसान नहीं हुआ। नवंबर में निर्यात बढ़ा और रूस से तेल आयात भी कम हुआ। वहीं 8 अप्रैल से देश भर में नया वक्फ कानून लागू किया गया। इसका मकसद वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता लाना था, मुस्लिम समुदाय की भागीदारी बढ़ाना और सामाजिक कल्याण को मजबूत करना है। हालांकि कुछ विरोधी भी सामने आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को कानून पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। वहीं इस साल देश के उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ ने अपने पद से अचानक इस्तीफा दे दिया। जी हां, 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए अपनी कुर्सी छोड़ने का फैसला किया, जिसके बाद 12 सितंबर को सीपी राधाकृष्णन ने कार्यभार संभाला और विवाद शांत हुआ। वहीं साल जाते जाते हमारे देश की न्यायपालिका भी विवादों में रही। जी हां, 6 अक्टूबर के सुप्रीम कोर्ट में वकील ने सीजेआई बीआर गेवई पर जूता फेंका। 14 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर से 15 करोड़ रुपए बरामद हुए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बयान दिया। मद्रास हाईकोर्ट ने मंदिर में दिया जलाने के आदेश दिए, जिसे दरगाह वालों में विवाद हुआ। विपक्ष ने जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ महाअभियोग की मांग की। तो ये था साल 2025 का भारत, जहां राजनीति, कूटनीति, न्यायपालिका और कानून ने मिलकर पूरे साल को खास बना दिया। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर उपराष्ट्रपति इस्तीफा, विधानसभा चुनाव, वक्फ कानून, न्यायपालिका के विवाद, हर मोड़ पर देश ने बहस और चर्चा देखी। वहीं आज 2025 खत्म हो रहा है, लेकिन इन घटनाओं का असर अगले साल तक नजर आएगा। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज एक अहम मोड़ पर आ खड़ी हुई है। गांधी परिवार की विरासत पर टिकी ये पार्टी लंबे समय से चुनावी सफलता के लिए तरस रही है, लेकिन 2025 में जो माहौल बना है वह थोड़ा अलग है। पिछले 2 दशकों से पार्टी के नेतृत्व में रहे राहुल गांधी के आसपास सवाल उठते रहे और अब उनके और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा की तुलना हो रही है। जी हां, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक नई आवाज उठाई है, प्रियंका लाओ, कांग्रेस बचाओ। ऐसे में आइए जानते हैं क्यों प्रियंका अब चर्चा का केंद्र बन रही हैं और पार्टी के भविष्य में उनका क्या रोल हो सकता है। दरअसल पिछले दिनों कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी की तारीफ की थी। उड़ीसा के विधायक मोहम्मद मोकीम और सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद ने कहा कि प्रियंका का नेतृत्व पार्टी के लिए वरदान हो सकता है। यही बात राहुल समर्थकों को नाराज भी कर रही है। आपको बता दें, कांग्रेस की जड़ें गांधी परिवार से गहराई से जुड़ी हुई हैं। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी ने पार्टी को मजबूत नेतृत्व दिया। राहुल गांधी 2004 से राजनीति में आए, 2017 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, 2019 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद इस्तीफा दे दिया। प्रियंका गांधी, जिन्होंने लंबे समय तक पर्दे के पीछे काम किया, 2019 में औपचारिक राजनीति में शामिल हो गईं। प्रियंका की चर्चा इस साल इसलिए तेज हुई है क्योंकि 2024-25 के चुनावों में कांग्रेस की हार ने राहुल की लीडरशिप पर सवाल खड़े कर दिए हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में हारने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में असंतोष पैदा किया। वहीं प्रियंका गांधी अपने क्षेत्र वायनाड से सांसद हैं और संसद में सक्रिय भूमिका निभाती रही हैं। उन्होंने शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार पर तीखे हमले किए, वंदे मातरम पर ऐतिहासिक तथ्यों से जवाब दिया, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार उठाया और आर्थिक मुद्दों पर सरकार पर जमकर हमला बोला। ऐसे में उनके
दमदार भाषण को लोग काफी पसंद भी करते हैं। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी उनकी ग्राउंड अपील की तारीफ की। प्रियंका बिना शोर शराबे के गांव और सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिलती रहती हैं, महिलाओं और किसानों से जुड़े मुद्दों को उठाती हैं और संसद में उनकी मौजूदगी राष्ट्रीय नेतृत्व की छवि को मजबूत करती है। यही कारण है कि पार्टी कार्यकर्ताओं में ये आवाज उठ रही है, प्रियंका लाओ, कांग्रेस बचाओ। वहीं दिल्ली में हाल ही में CWC बैठक में प्रियंका आंदोलन की रणनीति तैयार करती दिखीं। मनरेगा कानून के विरोध में पार्टी का मनरेगा बचाओ अभियान 5 जनवरी से शुरू होने वाला है, जिसका ब्लूप्रिंट प्रियंका ने तैयार किया है। हालांकि बैठक में उनकी अनुपस्थिति कुछ अलग संदेश देती रहती है। संसद में वंदे मातरम बहस और VV जी विधेयक पर उनके भाषण की तारीफ हुई। राहुल गांधी ने भी 2 दिन बाद उनके भाषण की सराहना की। पार्टी पदाधिकारियों का कहना है कि प्रियंका की सक्रियता ने कांग्रेस में नई ऊर्जा पैदा की है। कुल मिलाकर देखा जाए तो राहुल गांधी बनाम प्रियंका अब चर्चा का केंद्र बन गई हैं। प्रियंका गांधी की करिश्माई उपस्थिति, सक्रिय नेतृत्व और ग्राउंड अपील ने पार्टी कार्यकर्ता और मीडिया दोनों का ध्यान खींचा है। 2025 के कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन प्रियंका की भूमिका ने यह सवाल भी खड़ा कर दिया कि क्या पार्टी अब गांधी परिवार की इस नई ताकत पर निर्भर होकर अपने भविष्य को फिर से संवार सकती है। वहीं राहुल गांधी के लिए भी खुद को साबित करने की एक बड़ी चुनौती है। खैर, बढ़ते हैं अपनी अगले मुद्दे की तरफ। भारी तैयारी, जोरदार रणनीति और 2027 विधानसभा चुनाव की पावती। भारतीय जनता पार्टी ने चाल चल दी है। जी हां, योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार, संगठन में बड़े फेरबदल और जातीय सामाजिक समीकरणों को साधने की तैयारी, ये सब एक साथ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर जोरों शोरों पर है। और अब सवाल यह है कि क्या योगी सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार चुनावी रणनीति का हिस्सा है? क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत की हैट्रिक लगाएगी? और कौन कौन से चेहरे सरकार में आ सकते हैं? आइए विस्तार से जानते हैं इस पूरी कहानी को। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मोर्चा संभालना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे 2027 विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, पार्टी, संगठन और सरकार दोनों में बड़े बदलाव की तैयारी जोरों पर है। हाल ही में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस मुलाकात में सिर्फ हालिया रणनीतियों पर चर्चा नहीं हुई, बल्कि आगामी मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में फेरबदल पर भी मंथन हुआ। मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में पार्टी की कोर कमेटी के बड़े नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह और संघ के अन्य पदाधिकारी शामिल थे। आपको बता दें, ये बैठक 1.25 घंटे से अधिक चली और इसमें पार्टी संगठन को मजबूत करने, मंत्रिमंडल में खाली पदों को भरने और सामाजिक सांस्कृतिक समीकरणों को साधने पर गहन चर्चा हुई। वहीं अभी वर्तमान के मंत्रिमंडल के हाल ही की बात करें तो फिलहाल योगी मंत्रिमंडल में 54 मंत्री हैं, जबकि कुल कोटा 60 का है, यानी 6 मंत्री पद खाली हैं। इसके अलावा 2024 लोकसभा चुनाव के बाद कुछ मंत्रियों को केंद्र में स्थान मिला, जैसे जितेंद्र प्रसाद और अनूप प्रधान, जिससे प्रदेश मंत्रिमंडल में और खाली जगह हुई। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री आवास पर बैठक में कम से कम आधा दर्जन विधायकों के मंत्री बनने पर विचार किया गया। इस सूची में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का नाम भी शामिल है, जो 2022 में पंचायती राज मंत्री रह चुके हैं। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों पूर्वांचल यानी गोरखपुर से आते हैं। ऐसे में संगठन और सरकार में संतुलन बनाए रखने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश के चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। ब्राह्मण समुदाय की बैठक के बाद उनके प्रतिनिधि मंडल को भी मजबूत करने पर विचार किया जा रहा है। कुल मिलाकर पार्टी की कोशिश है कि जातीय और क्षेत्रीय समीकरण चुनाव से पहले पूरी तरह से संतुलित हों। ऐसे में आगे क्या होगा, ये भी आइए आपको बता देते हैं। दरअसल दिल्ली से हरी झंडी मिलते ही मंत्रिमंडल विस्तार कभी भी हो सकता है। 14 जनवरी 2026 को खरमास खत्म हो रहा है, इसीलिए जनवरी के तीसरे हफ्ते के बाद ये कदम उठाना संभव है। विस्तार के बाद संगठन में बड़े फेरबदल की प्रक्रिया शुरू होगी। कुछ नेताओं को संगठन से सरकार में और कुछ को सरकार से संगठन में भेजा जाएगा। वहीं इसी बीच कुछ सवाल उठ रहे हैं,
क्या इस विस्तार से बीजेपी 2027 विधानसभा चुनाव में अपनी पकड़ मजबूत कर पाएगी? क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश और ब्राह्मण समुदाय का प्रतिनिधित्व संतुलित बनाएगा? और क्या नए चेहरे योगी सरकार में नई ऊर्जा लेकर आएंगे या पुराने नेताओं की जगह लेंगे? देखा जाए तो बीजेपी की ये रणनीति साफ संकेत देती है कि पार्टी सियासी तालमेल और मजबूती के साथ 2027 विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रही है। मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल चुनावी समीकरणों को पूरी तरह बदल सकता है, साथ ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा असर लाएगा। खैर, जाते जाते आपको आज के अहम मुद्दे से रूबरू कराते हैं। साल 2025 आज हमेशा के लिए विदा ले रहा है और कल से शुरू होगा नया साल 2026। नए साल की नई उम्मीदें, नए जोश और नए उत्साह के साथ। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप आने वाले नए साल में सिर्फ पुराने रूटीन पे ही फंसे रहेंगे या अपनी ज़िंदगी बदलने वाला साल बनाएंगे? जी हाँ, अक्सर हम नए साल पर बड़े बड़े संकल्प लेते हैं, लेकिन उन्हें निभा नहीं पाते और अंत में निराशा ही हाथ लगती है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि 2026 आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए, तो खुद से कुछ मजबूत वायदे करना ज़रूरी है। ऐसे में नए साल की शुरुआत में आप बचत यानी सेविंग का संकल्प ले सकते हैं। आने वाले साल में आप फिजूल खर्ची को कम कर सिर्फ ज़रूरी खर्चा करें। वहीं आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में टाइम मैनेजमेंट बड़ा चैलेंज है, इसीलिए इस साल आप अपने प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों कामों के लिए समय निकालें। कहते हैं सेहत सबसे बड़ी पूंजी होती है। ऐसे में नए साल पर आप अपनी हेल्थ पर सबसे पहले ध्यान देने का संकल्प जरूर लें। इस नए साल पर आप खुद को डिजिटल दुनिया में सीमित करने का संकल्प लें, यानी खुद से वायदा करें कि आप अपना ज़्यादा समय सोशल मीडिया और फ़ोन पर नहीं बिताएंगे। ये कुछ संकल्प हैं जो 2026 में आपके लिए नए अवसर, नए अनुभव और नई सफलता का साल हो सकता है। तो देर मत करिए और साल 2026 को अपने लिए एक खुशियों और सकारात्मक बदलाव वाला साल बनाइए। तो ये था साल 2025 का भारत, जहां राजनीति, कूटनीति, कानून और समाज के हर पहलू से देश को लगातार बहस और चर्चा में रखा। लेकिन आज साल 2025 हमेशा के लिए विदा ले रहा है और कल से शुरू हो रहा है नया साल 2026। नए साल में नई उम्मीदें, नए जोश और नए अवसर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इस नए साल पर आप खुद से कुछ मजबूत वायदे करें और इसे सफलता वाला साल बनाएं। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। कल फिर आपसे मुलाकात होगी नई खबरों और नए सवालों के साथ। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।